गुड मॉर्निंग। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं संतोष सर श्योर सक्सेस से आप लोगों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। संस्कृत व्याकरण में आप लोग देखेंगे व्याकरण की परिभाषा। वैसा शास्त्र जो हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान एवं उसका प्रयोग सिखाता है व्याकरण कहलाता है। आप लोग पहले से परिभाषा जानते होंगे कि जिस शास्त्र के माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना या पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि व्याकरण के प्रमुख 3 अंग होते हैं। हिंदी में आप लोग 5 भी पढ़े होंगे, यहाँ 3 अंग आप याद रखेंगे। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो फर्स्ट में अब हम वर्ण विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसको आप लोग देखेंगे। तो जिस भाग के अंतर्गत वर्ण, उसके भेद, संयोजन वियोजन, उच्चारण स्थान तथा संधि आदि का विवेचन किया जाता है वर्ण विचार कहलाता है। दूसरा है शब्द विचार। जिस भाग के अंतर्गत शब्दों का ज्ञान, उनके लिंग, वचन, पुरुष, कारक, समास, प्रत्यय और क्रिया रूपों के निर्माण तथा शब्द रूपों व धातु रूपों का विशेषतः विवेचन किया जाता है शब्द विचार कहलाता है। तीसरा में है वाक्य विचार। अब वाक्य विचार में आप लोग देखेंगे कि जिस भाग के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, वाच्य, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन आदि का विस्तृत विवेचन किया जाता है वाक्य विचार कहलाता है। अब हम लोग वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आप जितने भी वर्ण पढ़ते हैं उन सबों का एक क्रमबद्ध समूह होता है, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं, यानी वर्णों की कुल संख्या 46 है, लेकिन 2 अयोगवाह को मिलाकर 48 कहा जाता है। जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या डैश है, अगर वहाँ 46 है तो 46 लिखेंगे, 48 अगर है तो 48 पर भी टिक मारेंगे। फिर दिया है अब वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, इसे अक्षर भी कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए, क, प, ल इत्यादि। या फिर परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि वैसा मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके वर्ण कहलाता है। या आपको देगा क्वेश्चन बनाने के लिए कि वैसा मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके डैश कहलाता है। उसमें जब ऑप्शन देगा तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए वर्ण का परिभाषा ठीक से याद रखेंगे। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। अब वर्ण का तो आप लोग 2 ही प्रकार जानते हैं पहले से, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन एक वर्ण होता है अयोगवाह, जिसमें 2 होते हैं संख्या, अंग और अनुस्वार और विसर्ग। तो इस ख्याल से वर्ण जो है 3 प्रकार के हो गए, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है। कभी कभी आप देखेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4। अगर 2 भेद देता है, 3 ऑप्शन में नहीं है तो आप 2 पर टिक मारेंगे। अगर 3 भेद देता है, 2 नहीं है तब आप 3 पर। अगर दोनों देता है, 2 भेद और 3 भेद का ऑप्शन रहता है तो 2 भेद पर आप टिक मारेंगे, यानी आप जो है उसका आंसर 2 ही लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, यानी सहायता का मतलब होता है दूसरे की सहायता न ली जाए, जो खुद से बोला जा सकता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 13 है। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप लोग देखेंगे स्वर वर्ण के मुख्य कितने भेद हैं, तो स्वर वर्ण के मुख्य 3 भेद हैं। पहला भेद है ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा है प्लुत स्वर वर्ण। अब हम लोग यहाँ ह्रस्व स्वर वर्ण की परिभाषा देखेंगे।
तो जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम अर्थात एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 5 है। 13 में से 5 आपको ह्रस्व स्वर वर्ण है, याद रखना है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और ली। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण। अब दीर्घ स्वर वर्ण की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दीर्घ स्वर वर्ण की परिभाषा दी गई है कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का दोगुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 8 है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। अब है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर आपका है प्लुत स्वर वर्ण। अब प्लुत स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना या अधिक, 3 से अधिक भी लग सकता है मात्रा का समय, अर्थात 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। अब प्लुत स्वर वर्ण की कोई निश्चित संख्या नहीं होती, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। जैसे ओम लिखा हुआ है तो ओ का मात्रा यहाँ 3 मात्रा का कम से कम समय देना है। ओम, ओम। फिर है भो राम, तो भो के बाद राम, भो राम, तो यहाँ पर 3 मात्रा का समय आ गया। हे कृष्ण, तो यहाँ पर कृष्ण कहेंगे तो 1 मात्रा का समय लगा। कृष्णा, 2 मात्रा का समय लगा। हे कृष्ण, तो यहाँ पर 3 मात्रा का कम से कम समय लाना है। फिर अगर आ पर 3 मात्रा का समय लगे, किसी को बुलाना हो, कोई गायक यूज अगर कर रहा हो वहाँ पर प्लुत का, तो वो अपना गाने के क्रम में भी 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लेता है। फिर दीर्घ ऊ पर 3 लिखा हुआ है, हिंदी का ये 3 है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि ऊ पर 3 मात्रा या 3 से अधिक का अगर समय लगता हो तो प्लुत स्वर वर्ण होगा। तो ईटीसी, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती। नोट में देखिए लिखा हुआ है कि प्लुत को प्रदर्शित करने के लिए स्वर वर्ण के आगे 3 की संख्या लिख दी जाती है, यानी जो 3 है हिंदी में ये संख्या लिखा रहे तो आप समझिएगा ये प्लुत स्वर वर्ण है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण से क्या समझते हैं, इसके अंगों के नाम लिखें। तो आप इसमें से खोज करके जब याद कर लीजिएगा तो अपने कॉपी पर फेयर करते समय इसका आंसर लिखिएगा कि व्याकरण के से क्या समझते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसके अंग कितने हैं तो अंग लिखेंगे और उनके नाम लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, स्वर वर्ण के भेदों को सोदाहरण परिभाषित करें। तो स्वर वर्ण के जो भेद हैं, तो स्वर वर्ण के भेद को आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो स्वर वर्ण का पहले परिभाषा लिखिएगा, फिर उसका भेद लिखिएगा और भेद का परिभाषा लिखिएगा। तो ये आपका हो गया स्वर वर्ण के भेदों को परिभाषित करें। अब हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वैकल्पिक इसका ऑप्शन दिया गया है 4-4। आप याद कर लेंगे, याद करने के बाद इन प्रश्नों को लिखकर खुद से बनाएंगे, फिर आंसर जो है यहाँ से मिलाएंगे। जैसे वर्णों का समूह डैश कहलाता है, ऑप्शन तो 4 है, स्वर वर्ण कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा, कि व्यंजन कहलाएगा, कि व्याकरण कहलाएगा। तो अंदर में आपने पढ़ा, वहां पर दिया गया है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण के मुख्य अंग हैं। अब यहाँ पर संस्कृत में जो हम लिखाए हैं अंदर में है 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। जो सही होगा वो आंसर में आप लिखेंगे। फिर 3 नंबर में है ह्रस्व, ह में यहाँ पर र लगा हुआ है, ह्रस्व वर्णों की कुल संख्या है। अब 1 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगी कि कितनी संख्या होती है। फिर चौथा क्वेश्चन दिया है, दीर्घ स्वर वर्णों की कुल संख्या डैश है। अब जितनी है ये डैश में भर देना है, यानी आंसर आपको चुनना है 7, 5, 8, 10। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, आ पर 3 मात्रा का समय है, डैश स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर प्लुत है कि ह्रस्व है कि दीर्घ है कि अयोगवाह है। फिर दीर्घ ई में डैश वर्ण है, दीर्घ ई कौन सा वर्ण है, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, अयोगवाह है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, स्वर वर्ण के मुख्य भेद हैं। अब 3 भेद होते हैं कि 4 होते हैं कि 2 हैं कि इनमें से कोई नहीं है, तो इसको आपको लिखना है।
फिर शब्द विचार के अंतर्गत डैश का विवेचन किया जाता है। कौन चीज का विवेचन किया जाता है शब्द विचार में? अभी 4 में से कोई एक जो है वो सही है, वो आपको लिखना है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। अब 45, 46, 47, 49, तो इसमें से जो है आप लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लुत स्वर वर्ण में संख्या होती हैं 4 की 3 या निश्चित या अनिश्चित। इसका आंसर हम फिर कल के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं संतोष कुमार झा श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर के प्रांगण से संस्कृत क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बनाने के लिए आप लोगों को दिया था, तो उसका आंसर अभी आप लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1, वर्णों का समूह डैश कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन है क में स्वर वर्ण, ख में वर्णमाला, ग में व्यंजन और घ में व्याकरण। तो यहाँ पर सही आंसर है ख, वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्याकरण के मुख्य अंग हैं। अब व्याकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ख ऑप्शन सही है, तो टिक लगा हुआ है ख में 3। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ह्रस्व वर्णों की कुल संख्या है। अब ह्रस्व वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग पढ़े हैं 5, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीर्घ स्वर वर्णों की कुल संख्या डैश है 7, 5, 8, 10। तो ऑप्शन नंबर ग सही है, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, आ और 3 का मात्रा लगा हुआ है जो प्लुत को दर्शाता है। तो आ स्वर वर्ण है, प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ, अयोगवा। तो आंसर क होगा, प्लुत। 6 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ ई डैश वर्ण है। तो दीर्घ ई कौन सा वर्ण है? अब हम देख रहे हैं क ऑप्शन दिया है, क ऑप्शन में लिख रहा है ह्रस्व, ख में दीर्घ, ग में प्लुत और घ में अयोगवाह। तो सही आंसर है दीर्घ। फिर क्वेश्चन नंबर 7, स्वर वर्ण के मुख्य डैश भेद हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन दिया है 3, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है क, 3। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द विचार के अंतर्गत डैश का विवेचन किया जाता है। अब संधि है, वाच्य है, समास है, पत्र लेखन है। तो आप लोगों को हम पीछे पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि समास का विवेचन किया जाता है शब्द विचार के अंतर्गत। तो आंसर आपका हो गया समास। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। अब आप लोग यहाँ देखेंगे कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45, 46, 47, 49। तो यहाँ पर ऑप्शन है सही ख, 46। 13 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण। हाँ, जब अगर 48 लिख दे और 46 न लिखे तो आपको अयोगवाह भी 2 जोड़ देना है, अंग और अ, तब 48 पर टिक मारिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लुत स्वर वर्ण में संख्या होती है। अब प्लुत स्वर वर्ण में कितनी संख्या होती है? क में ऑप्शन है 4, ख में 3, ग में निश्चित, घ में अनिश्चित। तो प्लुत स्वर वर्ण की कोई संख्या फिक्स्ड नहीं है, इसलिए आंसर होगा घ, अनिश्चित। अब हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। कल हम लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग दूसरा वर्ण था हम लोगों का व्यंजन वर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या होती है आप लोग देखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 है। तो 33 संख्या कैसे है? तो यहाँ पर लिखा गया है स्पर्श व्यंजन वर्ण, इनकी कुल संख्या 25 होती है। 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण में, पांचों वर्ग के 5-5 वर्ण होते हैं, यानी 5 × 5 = 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण है। उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और 4 आपका उष्ण व्यंजन वर्ण है। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि इनकी कुल संख्या 33 है। कवर्ग का पहला वर्ण होता है क, दूसरा ख,
तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा अंग। तो इन सबको उच्चारण जब हम करेंगे तो वहाँ पर स्वर वर्ण की सहायता ली गई। क बोलने से क हलंत जोड़ अ की सहायता ली गई, ख में अ की सहायता ली गई। इसी प्रकार अगर आप का बोलेंगे तो का में क हलंत जोड़ आ की सहायता ली जाएगी। तो कोई ना कोई स्वर वर्ण की सहायता जब आप लेंगे तभी व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने इसमें देखा क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचम ये वर्ण हैं। फिर चवर्ग है। चवर्ग में 5 वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, य। अगर आपसे पूछा जाए चवर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है तो च, द्वितीय वर्ण छ, तृतीय वर्ण ज, चतुर्थ वर्ण झ, पंचम वर्ण य। टवर्ग, टवर्ग में भी 5 वर्ण हैं, प्रथम से लेकर पंचम तक क्रमशः ट, ठ, ड, ढ, न। तवर्ग, तवर्ग में भी 5 वर्ण हैं, प्रथम से लेकर पंचम तक त, थ, द, ध, न। पवर्ग में भी 5 वर्ण हैं, प्रथम वर्ण प, द्वितीय वर्ण फ, तृतीय वर्ण ब, चतुर्थ वर्ण भ और पंचम वर्ण म। आप संधि में पढ़ेंगे कि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तब प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण का तात्पर्य है क, छ, ट, त, प। अगर रहेगा आपको वर्गों का द्वितीय वर्ण तो ख, छ, ठ, थ, फ। तृतीय वर्ण ग, ज, ड, द, ब। चतुर्थ वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ। और वर्गों का पंचम वर्ण अंग, य, न, न, म। फिर हम देखेंगे अब स्टार दे के लिखा हुआ है य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। और तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह ये ऊष्म व्यंजन वर्ण हैं। इस प्रकार वर्णों की कुल संख्या, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। अब हम लोग देखेंगे नोट में व्यंजन वर्ण को हल वर्ण या हलंत वर्ण भी कहा जाता है। आप ध्यान में रखेंगे अगर क्वेश्चन में दे दे कि हल वर्ण किसे कहते हैं तो वहाँ पर व्यंजन वर्ण को ही हल वर्ण या हलंत वर्ण कहा जाता है। अब है व्यंजन वर्ण के कुछ भेद। तो व्यंजन वर्ण के मुख्य 3 भेद हैं। फर्स्ट में है स्पर्श व्यंजन वर्ण, सेकेंड है अंतस्थ व्यंजन वर्ण और थर्ड में लिखा हुआ है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो फर्स्ट का हम परिभाषा देखेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि की सहायता ली जाए उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आप ऊपर में देख चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। इस प्रकार से कवर्ग से लेकर पवर्ग तक कुल वर्णों की संख्या 25 है। नोट दे के लिखा गया है, अगर परिभाषा याद ऊपर वाला न रहे तो आप इतना भी कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तो क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब हम लोग अब देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण का परिभाषा देखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख का पूर्णतया स्पर्श नहीं करती है, अर्थात जो व्यंजन वर्ण मुख के बीच या मध्य में स्थित से होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है, य, र, ल, व। फिर आप नोट में कह सकते हैं य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं अथवा कहा जाता है। तीसरा नंबर है। अब 3 नंबर में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ऊष्म व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। तो आप कह सकते हैं नोट में तालव्य स, मूर्धन्य स,
दंत स और ह ये 4 ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब तीसरा नंबर है अयोगवाह। अब अयोगवाह किसे कहते हैं? तो जो न तो स्वर तथा न ही व्यंजन होते हैं, फिर भी संकेतों के माध्यम से उन्हें प्रकट किया जाता है तथा भाषा में उनका उच्चारण भी होता है, वे अयोगवाह कहलाते हैं। ये 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को अंग कहते हैं और विसर्ग को अह कहते हैं। उसका सांकेतिक चिन्ह अनुस्वार का ऊपर में अनुस्वार होता है और विसर्ग में वर्ण के बाद विसर्ग लगाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण भी व्यंजन वर्ण का ही एक उपभेद होता है। यहाँ पर स्टार दे के लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन वर्ण। जब 2 भिन्न व्यंजन वर्ण परस्पर मिलकर एक नया रूप धारण कर लेते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क हलंग जोड़ मूर्धन्य श हलंग, इसमें दोनों भिन्न है। तो भिन्न जाति का व्यंजन वर्ण जब किसी स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए तो वो संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। क और मूर्धन्य श जब उच्चारण करेंगे अक्ष, तो यहाँ पर अ की सहायता ली जाएगी। अभी लिखना है तो हम सीधे क हलंत प्लस मूर्धन्य श हलंत बराबर अक्ष हलंत, त हलंत जो र हलंत बराबर त्र, ज हलंत जो य हलंत बराबर ज्ञ, तालव्य श हलंत जो र हलंत बराबर श्र। तो ये 4 मुख्य संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। लेकिन इसके अलावे भी संयुक्त व्यंजन वर्ण परिभाषा के दृष्टिकोण से और होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं द हलंत जोड़ ध हलंत, तो दध, या नीचे भी दध लगा सकते हैं। जैसे शुद्ध लिखते हैं तो वहाँ पर शुद्ध में दध संयुक्त होता है। फिर है द हलंत जोड़ व हलंत, जैसे द्वेष द्वारा लिखते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं द हलंत जोड़ व हलंत। तो जब इसका उच्चारण करेंगे तो कोई ना कोई स्वर वर्ण इसमें आ जाएगा। अब प्र है, प्र में प हलंत जो र हलंत बराबर प्र या फिर प्र, ईटीसी इत्यादि और हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वर्ण परिचय प्राप्त किया। अब वर्ण परिचय के बाद हम पढ़ेंगे वर्ण संयोजन अथवा वर्ण संयोग। तो वर्णों को जोड़कर शब्द निर्माण करने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहलाती है। जैसे अब हम एक व्यंजन वर्ण लिए हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण क। अब क में प्रत्येक स्वर वर्ण की मात्रा को लगाते जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक वर्ण मिलते जाएगा जो किसी न किसी शब्द में काम आएगा। जैसे क हलंत में अ जुड़ने से क हलंत में आ जुड़ने से आ का आकार यानी आ की मात्रा आकार जो है क आकार का। क हलंत जोड़ हरस्वी तो क हरस्वी का हरस्वी की मात्रा लग गई। क हलंत में दीर्घी की मात्रा लगी तो की, इसके उच्चारण में की एक मात्रा का समय लगेगा। इसके उच्चारण में दीर्घ होने के कारण 2 मात्रा का समय लगेगा। क हलंत जोड़ हरसु कु, क हलंत जोड़ दीर्घु कु, क हलंत जोड़ ए तो के, क हलंत जोड़ ऐ तो बन गया कई, क हलंत जोड़ ओ को और क हलंत जोड़ औ बराबर कौ। इसी प्रकार हम लोग आगे और देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब दिया है क हलंत जोड़ अंग तो बराबर कंग, क हलंत जोड़ अ बराबर कह, क हलंत जोड़ री बराबर क्री। क में हरस्व री की मात्रा लगी, क में अनुस्वार का मात्रा लगने पर क अनुस्वार कंग, क में विसर्ग की मात्रा लगने पर क हलंत जोड़ अ तो कह बना। क हलंत में हरस्व री की मात्रा लगने से क्री, क हलंत में दीर्घ री की मात्रा लगने से क्री। ये हरस्व री की मात्रा जैसे कृपा लिखते हैं। और जहाँ जैसे पितृ शब्द रूप याद करेंगे पिता पितरौ पितर, पितरम पितरौ पितृन, तो वहाँ पर दीर्घ री की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से लिखा जाता है। अगर
व्यंजन वर्ण के पहले र रहे तो ऊपर में रेफ बनता है। र हलंत जोर क हलंत जोर अ, तो ये क पर रेफ हुआ। इसका पहले र का उच्चारण करते हैं, जैसे कर्म लिखना है तो क हलंत जोर अ, और र हलंत जोर म हलंत जोर अ लिखाएगा तो कर्म बनेगा, जिसको हम वर्ण विन्यास में बताएंगे। तो अभी आप वर्ण संयोग में देख रहे हैं, र क अ को जोड़ने पर क के ऊपर में ये र हलंत का प्रयोग हुआ। क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत के साथ अ जोड़ने से अक्ष, त हलंत जोड़ र, त्र आप बना है पीछे देख चुके हैं, अ जोड़ने से त्र, ज हलंत में प्लस य हलंत प्लस अ तो ज्ञ या ज्ञ, तालव्य श जोड़ र हलंत जोड़ अ बराबर श्र, द हलंत जोड़ व हलंत जोड़ अ बराबर द्व, दोनों टाइप से हम लिख सकते हैं। प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ तो प्र, द हलंत जोड़ ध हलंत जोड़ अ तो दध, तो ये भी यहाँ पर देख रहे हैं दोनों टाइप से लिखेंगे। ह हलंत जोड़ व हलंत जोड़ अ हुव, तो हुव को हम दोनों टाइप से लिख सकते हैं। ETC यानी और व्यंजन वर्ण का भी एग्जाम्पल यहाँ पर प्रयुक्त किया जा सकता है। अब आप लोग देखेंगे, हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिए हैं। वर्ण संयोजन करें। पहला हम बना दिए हैं, क हलंत जोड़ ओ, तो क में ओ की मात्रा क ओकार को, तालव्य श में अह, तो तालव्य स के साथ अह लगने से, जैसे क हलंत में ऊपर आपने देखा था, क हलंत में अह की मात्रा लगने से कह बना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तालव्य श हलंत में अह की मात्रा लगने से शह को शह। अब है क हलंत में री की मात्रा तो क्री बनेगा, प हलंत मूर्धन्य श हलंत है, जोर अ है तो श होगा, क हलंत जोर अह कह यानी कृष कह, तो इसको आप लोग बनाएंगे इस प्रकार से। अब तीसरा, व हलंत जोड़ य हलंत जोड़ ओ जोड़ म हलंत जोड़ अह, 4 नंबर में है अ प्लस र हलंत प्लस क हलंत प्लस अ प्लस ज हलंत प्लस आ। 5 नंबर, च हलंत जोड़ जोड़ क हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत। 6 नंबर, क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई जोड़ य हलंत जोड़ अह। 7 नंबर, तालव्य श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ हरस्सु जोड़ त हलंत जोड़ ई या इह, विसर्ग है, ई प्लस विसर्ग भी हम दे सकते हैं। 8 नंबर, ह हलंत जोड़ जोड़ र हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ अह। 9 नंबर, उ प्लस ल हलंत प्लस ल हलंत प्लस आ प्लस दंत्य स हलंत प्लस अह। और 10 नंबर में है प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ दीर्घ ई जोड़ क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ आ। इन प्रश्नों को आप बनाएंगे, फिर इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अब कुछ हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन को देख करके आपको आंसर चुनना है। पहला है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या डैश है। अब इसमें ऑप्शन में क में है 34, ख में 13, ग में 33, घ में 25, अर्थात 34, 13, 33, 25, ये 4 में से एक आंसर सही है जिसे आप लिखेंगे। 2 नंबर है स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं। अब च य ल ह, इसमें से जो सही होगा आप उसे चुनेंगे या उस पर टिक लगाएंगे। तीसरा नंबर है ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन है, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स और व हलंत। 4 नंबर में है क हलंत प्लस डैश प्लस प हलंत जोड़ आ बराबर कृपा में वर्ण है। अब इसमें कौन सा डैश खाली स्थान में वर्ण है? अ, त्र, ह्रस्वरी, अ प्लस री। इनमें से अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। अब इनमें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में मूर्धन्य ष, ल, प, ज। 6 नंबर, दिव्यम में कितने व्यंजन वर्ण हैं? अब इसमें दिया ऑप्शन 3, 4, 5, 6।
7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तालव्य स हलंत प्लस र हलंत प्लस ओ प्लस त हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ से शब्द बनेगा। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, श्रोता, श्रौतारः, श्रोतरः, श्रोतारः। 8 नंबर है, पवर्गे कति वर्णाः भवन्ति, पवर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5, 4, तो 5 चतुर चत्वारः मीन्स 4, त्रयः मीन्स 3, 5 चतुर चत्वारः त्रयः। 9 नंबर है, कवर्गस् द्वितीयः वर्णः कः भवति, या कवर्गस् द्वितीयः वर्णः भवति। अब ऑप्शन दिया गया है इसमें, क में है ख हलंत, ख में है छ हलंत, ग में है फ हलंत, घ में है थ हलंत। 10 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं है। अब इन चारों में से कौन संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं है? द्य, द्व, लृ, श्र। 11 नंबर है, स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है, तो इसमें कौन होगा? 24, 4, 25, 33। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन, ऋतु। अब यहाँ पर ऋतु में दीर्घकार लिखा हुआ है, तो ये द्विवचन है। ऋतु, ऋतु, ऋतवः, जैसे साधु के बाद साधु, 2 साधु में दीर्घकार होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है ऋतु, तो दीर्घकार है। 2 ऋतु में इसका अर्थ होगा। पद में कितने स्वर वर्ण हैं? अब क में दिया 2, ख में 3, ग में 1, घ में 4। अब यहाँ पर कितने स्वर वर्ण होंगे ऋतु में, वर्ण विन्यास करके आप लोग देखेंगे, फिर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप बना के रखेंगे, इसका आंसर मैं कल के वीडियो में बतलाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।